गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी के साथ आपकी किताब BA EC 101 माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन की अवधारणा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि संतुलन का अर्थ क्या होता है या इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। संतुलन अर्थव्यवस्था का एक स्थिर अवस्था को कहा जाता है। जब आपकी इकोनॉमी में कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ से आप हटना नहीं चाहते हैं तो उसे हम संतुलन कहते हैं, जहाँ पे कोई भी परिवर्तन या किसी प्रकार की गति की संभावना नहीं होती है। अर्थशास्त्र में संतुलन की दशा में उत्पादन, व्यापार, उपभोग, विनिमय आदि क्रियाओं की दर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसा आप देख सकते हैं इस रेखा चित्र में, संतुलन को मैं एक कर्व के थ्रू आपको समझाऊंगी, जहाँ पे जो DD है, जो आपकी पर्पल वाली लाइन है, वो डिमांड कर्व है जिसे मांग वक्र भी कहा जाता है। SS है आपका सप्लाई कर्व है जिसे पूर्ति वक्र कहा जाता है। अब जहाँ पे भी आपका डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम होता है जिसे हम संतुलन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पे संतुलन है वहाँ पे जो प्राइस है वो 3 यूनिट है और जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो 4 यूनिट है। अगर इससे आपका प्राइस बढ़ जाता है, मान लीजिए आपका प्राइस 3 से 4 हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम एक्सेस सप्लाई में आ जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो एक्सेस सप्लाई है उसे ग्रीन लाइन से दिखाया गया है, जो कि इक्विलिब्रियम से ऊपर है। क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो गया है इसलिए सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई की यूनिट अगर आप देखेंगे तो 6 है और जो डिमांड है उसकी यूनिट कम है, 2 है। लेकिन ऐसा जब भी होता है, जब भी डिसइक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम अपनी जगह से हट जाता है तो वो खुद ही वापस खुद से इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब देखिए ये कैसे होता है। मान लीजिए 4 रुपये हो गया है आपका प्राइस, मतलब प्राइस जो है वो बढ़ गया है। अब ऐसे में क्या होगा, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, सप्लाई के ज़्यादा होने की वजह से जो प्राइस है वो खुद ही कम हो जाएगा। और मांग कम है, लोग मांग कम कर रहे हैं, इसलिए जो उपभोक्ता है वो कम मांग करता है, तो जो प्रोड्यूसर होता है वो खुद ही प्राइस को कम कर देता है। तो आपका प्राइस खुद ही घट के 3 पे आ जाएगा, जहाँ पे कि इक्विलिब्रियम है। अब ये तो बात हुई कि जब प्राइस बढ़ जाता है। अगर आपका प्राइस घट जाता है, मान लीजिए आपका प्राइस 3 से 2 हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो एक्सेस डिमांड है वो हो जाएगी, मतलब आपकी जो मांग है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मांग आपकी, ये आप लाल रेखा से देख सकते हैं, जो रेड लाइन है कि आपकी एक्सेस डिमांड को दिखाता है। इसमें आप देखेंगे तो आपकी जो डिमांड है उसकी यूनिट कितनी है, 6 है। जहाँ पे आपका जो डिमांड का जो कर्व है और जो आपका एक्सेस डिमांड वाली जो लाइन है रेड, जहाँ पे एक दूसरे को टच करे, आप देख सकते हैं 6 यूनिट है और सप्लाई आपकी कम है जो कि 2 यूनिट पे ही है सिर्फ। तो ऐसे में डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है। जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइस को प्रोड्यूसर बढ़ा देता है, कीमत खुद ही बढ़ जाती है और वो खुद ही से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, जो कि 3 यूनिट पे है प्राइस के। ये मैंने आपको समझने के लिए लिखा हुआ है, आप चाहें तो दोबारा से PPT की मदद से समझ सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है इसमें संतुलन का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है कि क्लासिफिकेशन। अब आप देख सकते हैं कि संतुलन को या इक्विलिब्रियम को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है इसमें स्थिर, अस्थिर और तटस्थ संतुलन। दूसरा है अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन संतुलन। तीसरा है आंशिक एवं सामान्य संतुलन। चौथा है एकाकी एवं बहुमुखी संतुलन। और आखिरी है स्टैटिक एवं प्रायोगिक संतुलन। अब हम जानेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिर संतुलन की। स्थिर संतुलन एक ऐसी अवस्था होती है जो भंग होने पर पुनः अपने प्रारंभिक, जो उसका मतलब पहले वाला जो सिचुएशन था वहीं पे आ जाएगा। जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू बताया कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम है वो वहीं पे, अगर डिसइक्विलिब्रियम कहीं पे भी हो जाता है, अगर प्राइस ऊपर या नीचे हो जाता है तो वो खुद से उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो वो होता है आपका स्थिर संतुलन। अस्थिर संतुलन क्या होता है, एक ऐसी अवस्था जो भंग होने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं जाता है किंतु एक नए संतुलन को जन्म देता है। ठीक है, जो कि भंग हो गया। अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम पर 3 प्राइस पे था, अब वो डिसइक्विलिब्रियम आ गया तो वो वापस 3 पे नहीं जाएगा, वो किस पे जाएगा, किसी नए संतुलन पे जाएगा, या 4 पे चला जाएगा या 5 पे जाएगा। फिर है आपका तटस्थ संतुलन। ऐसी संतुलन की अवस्था जो भंग होने पर उसी बिंदु पर संतुलन बना लेती है जहाँ पे भंग हुई हो। मान लीजिए कि आपका जो संतुलन है वो 3 से 5 पे चला गया, मतलब डिसइक्विलिब्रियम कहाँ हुआ है, 3 से 5 पे, तो वो वापस इक्विलिब्रियम कहाँ पे बनाएगा, 5 पे ही बनाएगा जहाँ पे हो गया है। फिर है आपका अल्पकालीन संतुलन।
अल्पकालीन संतुलन ऐसी संतुलन की अवस्था होती है जिसमें मांग में परिवर्तन होने के कारण पूर्ति में परिवर्तन केवल वर्तमान के साधनों से ही किया जा सके। माने जो आपके वेरिएबल फैक्टर हैं, जो आपके पास अभी अवेलेबल हैं साधन, सिर्फ उन्हीं की मदद से किया जा सकता है। इसमें आपका अगला है दीर्घकालीन। दीर्घकालीन अल्पकालीन के बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपके मांग में जो परिवर्तन होने के कारण पूर्ति में जो परिवर्तन आता है, मतलब डिमांड में चेंज होने से जो सप्लाई में चेंज आता है, वो कैसे आएगा? साधनों के साथ साथ नए साधनों के साथ भी। मतलब वर्तमान साधन तो है ही, अल्पकालीन में क्या था, सिर्फ हम वर्तमान साधनों की बात करते थे, और दीर्घकालीन में क्या है, वर्तमान साधनों के साथ साथ नए साधनों में भी किया जा सकता है। तो ये अल्पकालीन और दीर्घकालीन में ये अंतर है। फिर हम बात करते हैं आंशिक संतुलन की। यह संतुलन एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उपभोक्ता से संबंधित होता है। ठीक है, मतलब कि इंडिविजुअल यूनिट से, जहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात होगी, किसी एक फर्म की बात होगी, किसी एक उपभोक्ता की बात होगी। अब इसके गुण या इसके मेरिट्स क्या हैं? सबसे पहला है कि यह विश्लेषण हमें किसी वस्तु या सेवा की कीमत में परिवर्तन के कारणों का विश्लेषण करने में सहायता देता है। मतलब जो कीमत में जो आपके चेंज आए हैं ना, वो क्यों आए हैं, उसके पीछे का जो रीज़न क्या है, इससे हमें उसका पता चलता है। दूसरा क्या है, यह विश्लेषण बाजार प्रक्रिया में भाग लेने वालों की योजनाओं और व्यवहारों में परिवर्तन के परिमाण को बताने में सहायक है। बाज़ार में आपके जो भी चेंज आते हैं, या बाज़ार से आपके जो भी लोग जुड़े हैं, या बाज़ार के लिए कोई भी योजना बन रही है, तो उसमें जो भी परिवर्तन आता है, यह संतुलन उसके बारे में बताता है। अब इसकी सीमाएं क्या है, मतलब लिमिटेशंस क्या क्या है? पहली लिमिटेशन ये है कि यह सिर्फ अर्थव्यवस्था के सिर्फ एक क्षेत्र की ही बात करता है। मतलब कि ये सीमित है, यह सिर्फ एक व्यक्ति या एक फर्म की बात करता है। और दूसरी क्या है, यह अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, जो वास्तविक जीवन में निश्चित, स्थिर व समान नहीं रहती है। ठीक है, मतलब कि ये वास्तविक पे आधारित नहीं है, ये बेसिकली आपकी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस है। अगला है आपका सामान्य संतुलन, जनरल इक्विलिब्रियम। यह संतुलन अर्थव्यवस्था के समस्त कार्यशील तत्वों का अध्ययन करता है। इसका संबंध अर्थव्यवस्था की किसी एक विशेष वस्तु से ना होकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होती है। उससे पहले जो आपने संतुलन पढ़ा था आंशिक, उसमें हमने क्या बात की थी कि सिर्फ हम एक किसी व्यक्ति, किसी फर्म या एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं। अब जब हम सामान्य संतुलन की बात करते हैं तो हम किसी इंडिविजुअल या किसी व्यक्तिगत फर्म की बात नहीं करते हैं, हम पूरी अर्थव्यवस्था को लेके चलते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था में कब संतुलन हो सकता है। इसके गुण क्या है? सबसे पहला गुण है, यह विश्लेषण अर्थव्यवस्था के सामान्य ढांचे तथा कार्यकरण की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। मतलब कि यह सिर्फ अर्थव्यवस्था के एक भाग को नहीं बताता है, ये पूरी अर्थव्यवस्था के ढांचे की बात करता है। दूसरा क्या है, यह विश्लेषण एक स्पष्ट करता है कि विशिष्ट समस्या के लिए कौन सी तथ्य उपयोगी है, कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम या कोई विशिष्ट प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं। इसकी सीमा में सबसे पहली सीमा यही है कि ये क्या है, ये गणितीय है, मतलब ये मैथमेटिकल है और ये जटिल है। दूसरी सीमा यह है कि यह अपूर्ण होते हैं, ये कम निश्चित होते हैं, मतलब कि ये निश्चित नहीं होते हैं, ये अनिश्चित होते हैं। फिर है आपका सिंगल इक्विलिब्रियम, एकाकी संतुलन। जब संतुलन की दशा को उत्पादन मात्रा तथा कीमत का एक ही समूह संतुष्ट करता है तो उसे एकाकी संतुलन कहते हैं। मतलब कि सिंगल इक्विलिब्रियम किसी एक ही पॉइंट पे जब इक्विलिब्रियम होगा, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि अगर आपका इक्विलिब्रियम सिर्फ तभी हो रहा है एक ही पॉइंट पे, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को एक ही जगह पे अगर इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो होता है सिंगल इक्विलिब्रियम, जिसे हम एकाकी संतुलन कहते हैं। बहुमुखी संतुलन, मल्टीपल इक्विलिब्रियम, जब वो एक से ज़्यादा भिन्न बिंदुओं पे एक दूसरे को काटते हैं। मान लीजिए कि वो एक तो 3 है प्राइस, ठीक है, जब कीमत आपकी 3 रुपये है तब भी इक्विलिब्रियम है, जब कीमत आपकी 5 रुपये है तब भी इक्विलिब्रियम है। तो जब एक से ज़्यादा कहीं बिंदुओं पे कीमत और तथा उत्पादन की मात्राओं द्वारा होती है, ठीक है, जब संतुष्टि होती है तब उसे हम कहते हैं मल्टीपल इक्विलिब्रियम, जब एक से ज़्यादा पॉइंट पे होती है। फिर आपका स्टैटिक संतुलन, जिसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ये कब होता है? स्टैटिक संतुलन का संबंध स्थिर अर्थव्यवस्था में होता है, जिसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि जिसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक बार अगर आपका इक्विलिब्रियम हो गया है तो वो डिसइक्विलिब्रियम में नहीं जाएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसी का उल्टा है आपका प्रायोगिक संतुलन, जिसे हम डायनामिक कहते हैं, जिसमें कि परिवर्तन आ सकता है, जिसमें गति होती है। ठीक है, अगर आपका कोई भी परिवर्तन अगर आपका कोई भी इक्विलिब्रियम ऐसा है जिसमें गति नहीं है या जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है,
तो उसे आप कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और जिसमें अगर परिवर्तन है, जिसमें मतलब कोई चेंज आ सकता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोवैगिक इक्विलिब्रियम, प्रोवैगिक संतुलन या डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर आखिरी में हम बात करेंगे संतुलन के महत्व की। संतुलन के यहाँ पे मैंने आपको कुछ महत्व बताए हैं, जिसमें सबसे पहला है आर्थिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में सहायक, हेल्पफुल इन प्रोपाउंडिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। आपके जो भी इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स होते हैं या आर्थिक सिद्धांत होते हैं, यह उनको आप प्रतिपादन करने में सहायक होता है। जो भी आपके पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनको पता चलता है कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम है, कहाँ पे लोग मतलब संतुष्ट हैं और वो कहाँ से हटना नहीं चाह रहे हैं। तो उसी की बेसिस पे आपकी जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं वो बनाए जाते हैं। दूसरा है वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ गुड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्राइस होता है या प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है, जहाँ पे आपका डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं। जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं वहीं पे इक्विलिब्रियम होता है और उसी के बेसिस पे आपका प्राइस डिटरमाइन होता है। फिर है आर्थिक समस्याओं के समाधान में सहायक, हेल्पफुल इन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। आपकी जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं ये उन सभी को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहता है। फिर आपका डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़, आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक। आपकी जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनती है ये उनको निर्धारण करने में हेल्प करता है। जब भी हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाते हैं तो हम ध्यान में रखते हैं कि संतुलन के बेसिस पे ही हम बना सकें। जहाँ पे भी आपका संतुलन होता है हमें पता चलता है कि किस चीज़ की कितनी मांग है, किसी की मांग कम होती है, किसी की मांग ज़्यादा होती है, कीमत को कहाँ पे निश्चित करना है, उसी के बेसिस पे आपकी जो होती है आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं। आखिरी है हेल्पफुल इन टेकिंग डिसीजंस फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक। भविष्य के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं, इकोनॉमिक जो भी आपके फैसले होते हैं या फिर आर्थिक जितने भी आपके डिसीजन लिए जाते हैं, उन सभी के लिए ये हेल्पफुल होता है। आशा करती हूँ मैं कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ मैं आगे भी आपके लिए इकोनॉमिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका लेके आती रहूँगी लेक्चर। धन्यवाद।